Hello friends, good morning. Today we are going to start the topic human nutrition, and this is chapter number 5, life processes from class 10th biology. I am your friend Resh Beniwal and you are watching your channel The Science Pathshala. Let's start the today's topic. दोस्तों, जो ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है दोस्तों, वो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, उस सिस्टम का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और सिंपली द डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो कंपोनेंट में या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाके ख़त्म होता है। ये एक पूरी बॉडी के अंदर लंबी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, उसको गट भी बोलते हैं, और एक उसका दूसरा नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट। ये दोस्तों माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, देन इसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट इज द एनएस। और दोस्तों, ये जो एलिमेंट्री कनाल है, इसके साइड बाय साइड कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। उनमें दोस्तों जो बक्कल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों एब्डोमिनल कैविटी में दो ग्लैंड्स होती है, जिनको हम लीवर और पेनक्रियाज बोलते हैं। दोस्तों, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, ये अपनी सिक्रीशंस बक्कल कैविटी के अंदर डालती है। लीवर और पेनक्रियाज दोनों अपनी सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं। इनकी सिक्रेशंस के अंदर क्या पाया जाता है, किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सबसे पहले होता है दोस्तों हमारा माउथ, जो फेस के बिल्कुल फ्रंट में ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है। Mouth opens into buccal cavity. Buccal cavity leads into this long tube esophagus. Esophagus opened into this J-shaped organ, that is stomach. Stomach leads into this coiled structure known as small intestine. Small intestine opens into this large intestine, and this large intestine ultimately ends in anus. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, हम पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, जो अपनी सिक्रीशंस बक्कल कैविटी के अंदर डालती हैं। इसके दोस्तों 3 पेयर्स होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। वन इज़ पैरोटिड ग्लैंड, जो ईयर के बेस के पास प्रेजेंट होती है और साइज में सबसे बड़ी होती है, और जो सलाइवा का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो इसी सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी होती है दोस्तों सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये दोस्तों जो लोअर जो बोन होती है उसके अंडर साइड में प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड के बाद सिक्रेशंस की बारी आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। इसका दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों, जो सबसे छोटी और जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के बेस के पास प्रेजेंट होती है। इसका सलाइवा के प्रोडक्शन के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है। चलो अब देखते हैं दोस्तों ह्यूमन न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंजेशन। इंजेशन होता है दोस्तों जो भोजन को अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम इंजेशन बोलते हैं। ह्यूमंस, आप सभी को जैसे पता ही होगा इंजेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। हम अपने हाथों की मदद से अपने भोजन को अपने मुंह के द्वारा अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और इस तरीके से अपना इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख के समझ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं हम डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, जो हमारे भोजन के जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, जो जिनको हम एज सच हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर सकती है। उसको जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं।
एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें जो एनिमल सोर्स का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लाइकोजन, और जो प्लांट सोर्स का जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों उसको बोलते हैं हम स्टार्च। ये दोनों कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, ये इनको हम हमारी बॉडी एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो दोस्तों इनको जो सिंपलर वाटर सोल्यूबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे दोस्तों स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्टीमेटली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होते हैं। दीज आर वाटर सोल्यूबल सिंपल मॉलिक्यूल्स, और इनको हम एज सच एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों जैसे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, ये बहुत ही लार्ज साइज के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जो उसकी प्रोटीन्स की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो होती है दोस्तों अमाइनो एसिड। तो दोस्तों जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में जो ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों फैट या लिपिड, जो हम घी या ऑयल खाते हैं, उसकी जो दोस्तों वाटर सोल्यूबल जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल। तो दोस्तों जो फैट्स होते हैं वो अल्टीमेटली फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसिरोल में ब्रेक डाउन होते हैं और इस फॉर्म में हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। अब देखते हैं दोस्तों जो डिफरेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेशन की प्रोसेस में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे भोजन सबसे पहले जाता है और सबसे पहले प्रोसेस होना स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों हमारा बक्कल कैविटी। अब देखते हैं बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस डालती है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। अमाइलेज आया है वर्ड दोस्तों अमाइलम से, जिसका मतलब होता है शुगर या स्टार्च। तो दोस्तों शुगर को या स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है। दोस्तों उसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और दोस्तों दूसरा जो डाइजेशन का काम करते हैं वो होते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर हमारे टीथ दोस्तों केमिकल डाइजेशन नहीं करते, लेकिन जो हमारा भोजन है उसको ग्राइंड करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको हम दोस्तों मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। दोस्तों हमारे ओरल कैविटी के अंदर एडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं उनका क्या फार्मूला रहता है उसको बोलते हैं हम डेंटल फार्मूला। ये होता है दोस्तों 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इस तरीके से हमारे अंदर होते हैं 32। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये डेंटल फार्मूला किस तरीके से होता है। दोस्तों सपोज कीजिए ये हमारी एक जो है दिस में भी अपर जो और लोअर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे टीथ होते हैं, अब इसको हम बीच में से इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। दिस इज यू कैन सी लेफ्ट हाफ एंड दिस इज राइट हाफ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डेंटल फार्मूला किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जैसे सबसे पहले है 2, तो यहाँ पे जो दो दांत होते हैं दोस्तों, दो टीथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं दोस्तों इंसाइजर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है 1 होता है दोस्तों एक टीथ यहाँ पे होता है जो कोनिकल शेप का होता है लगभग, उसको बोलते हैं हम कैनाइन। तो दोस्तों 2 इंसाइजर 1 कैनाइन। इसके बाद है दोस्तों 2, इसके बाद 2 होते हैं दोस्तों प्रीमोलर। ठीक है, ये लगभग ट्राइंगुलर शेप के टीथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, दीज आर प्रीमोलर, दीज आर 2 इन नंबर, एंड द लास्ट वन इज 3। और दोस्तों ये होते हैं 3 हमारे मोलर, 1 2 एंड 3। ये हैं दोस्तों हमारे इंसाइजर, ये हमारा कैनाइन, ये हमारे प्रीमोलर, और ये तीनों हैं दोस्तों मोलर। ठीक है दोस्तों, मोलर होते हैं 3। तो इस तरीके से हो गए दोस्तों 2 + 1 + 2 + 3 8। तो दोस्तों ये 8 इस साइड में हो गए, इसी तरीके से 8 टीथ हमारे इस साइड में होते हैं।
तो हो गए दोस्तों टोटल 16 दोस्तों। जैसे सपोज कीजिए आप, ये लोअर जा है हमारी, 16 हो गई हमारी लोअर जा में, और अपर जा सेम इसमें भी 16 हो गए, और टोटल हो गए हमारे दोस्तों 32 टीथ। इस तरीके से दोस्तों डेंटल फार्मूला काम करता है। अगर इन अलग अलग टीथ की हम इनके काम की बात करें, ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर, तो दोस्तों जो इंसाइजर होता है उसका काम होता है भोजन को बाइट करना, ठीक है, या कट करना। उसके बाद दोस्तों कैनाइन, कैनाइन मेनली यूज होता है दोस्तों जो फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयन एंड टाइगर, वो जो फ्लैश होता है उसको टीयर करने में इन दोस्तों, इन टीथ का दोस्तों रोल रहता है। इनको हम टीयरिंग टीथ भी बोल सकते हैं, इनका काम टीयरिंग में यूज होता है। इसके बाद दोस्तों जो प्री मोलर और मोलर होते हैं, ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, इनका जो सरफेस होता है, अपर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। तो दोस्तों ये दोनों जो टीथ है वो ग्राइंडिंग में यूज करते हैं, भोजन को पीसने में, भोजन के टुकड़ों को बिल्कुल छोटा छोटा करने में इनका यूज होता है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर होता है दोस्तों, वो होती है हमारी टंग। टंग का काम होता है दोस्तों जो हमने भोजन लिया है उसको टेस्ट करना, और दूसरा है उसका फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, इस टंग के फंक्शन होते हैं। ये थी दोस्तों हमारे ओरल कैविटी का डाइजेशन में क्या रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब दोस्तों जैसे हमने ओरल कैविटी के अंदर फूड को ग्राइंड कर लिया, सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया, और कुछ पार्शियल डाइजेशन भी माउथ ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो गया। अब इस फूड का जो बोलस है हमने इसको स्वेलो कर लिया। स्वेलो करने के बाद दोस्तों जैसे ही स्वेलो करते हैं, ये फूड का जो बोलस है ये इसोफेगस के अंदर चला जाता है फेरिंक्स से होते हुए। इसोफेगस में जाने के बाद जो इसोफेगस होता है उसकी मसल्स के ऊपर हमारा ऊपर के कुछ हिस्से को छोड़ के जो इसोफेगस जो है दोस्तों वो ये, जैसे सपोज कीजिए ये हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ से जो हमारा ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ये जैसे फूड है, ये इसोफेगस के अंदर एंट्री कर गया। दोस्तों इसोफेगस का कुछ जो अपर पार्ट होता है वो तो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है, लेकिन जो दोस्तों मेजर जो पार्ट होता है इसोफेगस का वो इनवॉलंटरी होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसकी जो मसल्स है वो अपने आप वर्क करती है, उसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ ओरल कैविटी से लेके और एनस तक जो फूड है, जो फूड बोलस है, वो किस तरीके से ट्रेवल करता है उसको हम देखते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है दैट इज पेरिस्टाल्सिस। उस पेरिस्टाल्सिस के द्वारा जो हमारा भोजन है वो बक्कल कैविटी के बाद इसोफेगस में एंटर हो जाता है। इसोफेगस के फर्स्ट पॉइंट से लेके और एनस तक जो ट्रेवल करने में जिस प्रोसेस का हेल्प होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों वो होती है पेरिस्टाल्सिस। देखते हैं दोस्तों पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। दोस्तों पेरिस्टाल्सिस जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मसल्स है उनकी रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस को दोस्तों हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और इन्हीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही दोस्तों जो हमारा भोजन है वो हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर, हमारी गट के अंदर ट्रेवल करता है, आगे की तरफ मूव करता है। और दोस्तों इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें जो फूड है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कनाल का कोई पार्ट है, इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये एक फूड बोलस है। तो फूड बोलस के जस्ट ऊपर जो मसल्स है दोस्तों एलिमेंट्री कनाल की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस तरीके से इस फूड बोलस को आगे की तरफ पुश करती है। जैसे ही आगे की तरफ पुश होता है तो पीछे की जो मसल्स थी इस एरिया की वो रिलैक्स हो जाती है और इसके जो बिल्कुल क्लोज मसल्स है वो दोस्तों फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको फिर आगे की तरफ पुश करती है। इस तरीके से दोस्तों जो रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस की हेल्प से जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फॉरवर्ड मूव होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलो चलते हैं डाइजेशन के ऊपर दोबारा से। और जो अगर हमारा अगला जो ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है दोस्तों स्टमक। बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन का कुछ प्रोसेस हुआ था। और दोस्तों जो इसोफेगस नाम का जो स्ट्रक्चर था जो
उसका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को बक्कल कैविटी से लेकर स्टमक तक पहुंचाने का काम होता है। डाइजेशन जैसी कोई भी प्रोसेस इसोफेगस के अंदर नहीं होती, इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों स्टमक की। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर भोजन इसोफेगस से ये भोजन को रिसीव करता है। और देखते हैं दोस्तों ये डाइजेशन में रोल किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। दोस्तों जो स्टमक होता है वो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। दोस्तों इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। देखते हैं इन सब का क्या क्या रोल रहता है डाइजेशन के अंदर। दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर हमारे भोजन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी कंटेमिनेशन है अगर हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, में भी बैक्टीरिया और फंगस, उसको किल करने का काम करता है। तो ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है वो ये जो एक एंजाइम होता है पेप्सिन, इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इनिशियली जो दोस्तों जो ये एंजाइम होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है स्टमक की वॉल से, जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं। तो दोस्तों जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन दोस्तों इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है, और जो ये पेप्सिनोजन होता है दोस्तों ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद, यानी कि अपनी एक्टिव फॉर्म में आने के बाद प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और दोस्तों दूसरा जो एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो होता है दोस्तों गैस्ट्रिक लाइपेज, जो हमारे फैट्स की या लिपिड्स की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। दोस्तों जो ये गैस्ट्रिक जूस है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। दोस्तों ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो स्टमक की वॉल है दोस्तों, ये जो देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर ये छोटी छोटी ग्लैंड्स इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो ये आप गैस्ट्रिक वॉल के अंदर जो छोटी छोटी आप ग्लैंड देख पा रहे हैं, जैसे कि आप मैं अभी ब्लू कलर में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये दोस्तों गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। और दोस्तों इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ये पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है और इसका क्या रोल होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही स्लिपरी, मतलब चिकना जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और इसका फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस स्टमक की वॉल के ऊपर इस तरीके से लेयर बना लेता है, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर सकें। दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता होगा, आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा भी, एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी में क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसका ओवर प्रोडक्शन होता है, और उसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो स्टमक की वॉल को उस केस में दोस्तों जो म्यूकस होता है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उस केस में दोस्तों क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, वो स्टमक की वॉल को कुछ हद तक डैमेज करता है, और उसकी वजह से हमें स्टमक के अंदर बर्निंग फील होती है। दोस्तों स्टमक के बाद बारी आती है लीवर की। लीवर एक दोस्तों एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ये दोस्तों बाइल जूस नाम का एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। दोस्तों देखते हैं बाइल जूस क्या होता है। दोस्तों बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो दोस्तों बाइल का जो केमिकल नेचर होता है दोस्तों एल्कलाइन होता है। जैसे कि पता आपको, जो स्टमक का जो एनवायरनमेंट था, स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको, वो बहुत ही हाईली एसिडिक पीएच है उसका, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दोस्तों जो अगला जो सिक्रीशन होता है
जो फूड के अंदर ऐड होता है वो होता है दोस्तों बाइल जूस, जिसका अल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि जो आगे के दोस्तों जितने भी एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज से आ रही हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे हैं, वो एसिडिक फूड के ऊपर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि जो फूड है उसका जो पीएच है वो हम एसिड से अल्कलाइन की तरफ लेके जाएं। ठीक है दोस्तों, तो जो बाइल जूस होता है उसका जो पीएच होता है दोस्तों वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, और दोस्तों जो बाइल जूस लीवर से प्रोड्यूस होता है वो एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं दोस्तों हम गॉल ब्लैडर। तो दोस्तों जो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसको टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखता है, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आता है उसको गॉल ब्लैडर से उसको रिलीज करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है, और इस तरीके से बाइल जूस अपना काम करता है। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है बाइल जूस का वो होता है दोस्तों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों जो फैट के जो बहुत ही लार्ज ग्लोब्यूल्स है, इन जैसे कि ये लार्ज ग्लोब्यूल है एक, इस तरीके से इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में जो ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, ताकि इसका ब्रेक डाउन करने के बाद इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और इसके ऊपर जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है वो बेटर तरीके से अपना काम कर सकें। इसलिए इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो बाइल साल्ट्स होते हैं बाइल जूस के अंदर वो फैट्स को इमल्सीफाई करने का काम करते हैं, और इमल्सीफाइड जो फैट होता है बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके बिल्कुल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड बढ़ जाता है, और उसके ऊपर जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे क्लास 10th के लेवल का जो फंक्शन है वो यही है कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसके बाद आते हैं हम हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दोस्तों मेनली तीन एंजाइम होते हैं। एक होता है दोस्तों पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। दोस्तों इसका नाम पैनक्रियाटिक अमाइलेज इसलिए है क्योंकि एक और अमाइलेज था, वो था सैलिवरी अमाइलेज। उससे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग दोनों के साथ उसकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उसका नाम जोड़ के इसको लिखते हैं। जैसे उसको हम सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं, इसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। दोस्तों एक और एंजाइम होता है इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, उसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। ये दोस्तों प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। और दोस्तों एक और तीसरा एंजाइम होता है उसको हम लाइपेज बोलते हैं। दोस्तों ये फैट्स का या लिपिड्स का डाइजेशन करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो दोनों ग्लैंड्स थी लीवर और पैनक्रियाज, ये दोनों एक कॉमन डक्ट के द्वारा अपनी जो सिक्रीशंस है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक कॉमन डक्ट के द्वारा अपनी जो सिक्रीशंस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो हमारा पैनक्रियाज है, इसे ये डक्ट आई, और ये जो बाइल डक्ट है इसी के अंदर ओपन होती है ये। और इसके बाद जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, जो मैं आपको ब्लू कलर में दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन है ये कॉमन डक्ट है, जिसके अंदर बाइल भी प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाटिक जूस भी प्रेजेंट होता है। तो इसके ये जो दोनों जूस होते हैं दोस्तों, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों इस कॉमन डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिए जाते हैं और अब डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो दोस्तों जितना भी फूड का डाइजेशन हो चुका है, कुछ डाइजेशन दोस्तों बक्कल कैविटी के अंदर हुआ, कुछ डाइजेशन दोस्तों स्टमक के अंदर हुआ, और कुछ डाइजेशन जो पैनक्रियाटिक जूस एंड लीवर से जो आया था बाइल जूस उसकी हेल्प से जितना भी डाइजेशन हुआ, सब डाइजेशन होने के बाद जितना डाइजेशन होना बचता है, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है फूड का डाइजेस्ट हुए बिना रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। सभी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो जितना भी पोर्शन फूड का अनडाइजेस्टेड पोर्शन रहता है उस जो डाइजेस्ट किया जा सकता है उसको डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दोस्तों जो लेंथ होती है वो लगभग 6.5 मीटर से 7.5 मीटर के बीच एक अडल्ट में होती है। ये आप देख पा रहे हैं जो
हमारी एब्डोमिनल के अंदर कैविटी के अंदर बिल्कुल एक कोल्ड स्टेट में एक जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको दोस्तों हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। दोस्तों इसकी लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन ये अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसकी लेंथ कई गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जो स्टमक के अंदर से जो सेमी फ्लूइड और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मास आया है, जो स्टमक से निकल के जिसने अभी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर एंट्री की है, उसको दोस्तों हम काइम बोलते हैं। दिस व्हाट इज काइम? काइम इज ए सेमी फ्लूइड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मास विच कम्स फ्रॉम स्टमक। दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है, और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर दोस्तों लगभग कोई भी एंजाइम नहीं है जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सभी तरह के एंजाइम्स दोस्तों इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो इन एंजाइम्स के द्वारा जो डाइजेशन की जो जितनी भी प्रोसेस रहती है बाकी उसको कंप्लीट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के अंदर मेनली कौन से एंजाइम्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों हम पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। दोस्तों जो ग्लाइकोजन या जो स्टार्च होते हैं दोस्तों वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। दोस्तों पॉली का मतलब होता है मैनी, तो दोस्तों इनके अंदर जो सैकेराइड्स की बहुत सारी यूनिट्स होती है। और दोस्तों जो मोनोसैकेराइड देखते हैं क्या होता है, जो सिंगल यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, बहुत जो मोस्ट बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलकर पॉलीसैकेराइड बनता है दोस्तों, उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स है। इनकी जो यूनिट्स है सिंगल यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन करती है और इस तरह से लंबी चेन बनती है दोस्तों, उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर कितनी बेसिक यूनिट है उसके नंबर के बेस पे हम इनको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड डिफाइन करते हैं। दोस्तों मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसके अंदर जो बेसिक यूनिट है उसकी सिर्फ सिंगल नंबर होता है, जिसका जो सिर्फ एक यूनिट होती है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है या गैलेक्टोज है। दोस्तों अगर इसके अंदर इस तरीके से दो यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, जो मोस्ट बेसिक यूनिट है मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड एक साथ है तो दोस्तों हम उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। और दोस्तों ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो दोस्तों 2 से ज़्यादा और 100 से कम, 100 से कम अगर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से तो उसको दोस्तों बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। जब मोर देन 100 जो मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट है वो आपस में जुड़ी हुई है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों जो कौन से जो एंजाइम होते हैं वो। तो दोस्तों ये जो 3 आप देख पा रहे हैं दिस इज सुक्रोज एंड माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। दोस्तों ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो मोनोसैकेराइड की दो यूनिट होती है सबके अंदर। तो दोस्तों माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माल्टेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जो माल्टोज जो डाइसैकेराइड था उसको 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मतलब दोस्तों जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सुक्रोज की। तो दोस्तों सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड होता है जो सुक्रेज के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। सुक्रेज नाम का एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है और सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर देता है। और दोस्तों तीसरा जो डाइसैकेराइड होता है ये लैक्टोज होता है, जो दोस्तों मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जिसको हम लैक्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों जो लैक्टेज है वो लैक्टोज नाम का डाइसैकेराइड है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज नाम के 2 मोनोसैकेराइड के अंदर ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों ये जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, इनको हम मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनको अब्जॉर्ब कर सकती है, ये अब्जॉर्बेबल फॉर्म होती हैं दोस्तों।
तो दोस्तों एक वर्ड आपने काफ़ी कॉमन सुना होगा लाइफ के अंदर, मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस। दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है दोस्तों कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये जो एंजाइम है, लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है, इसका प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों जिस इंसान के अंदर अगर लैक्टेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से उसके पेट के अंदर, उसके एब्डोमेन के अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। दोस्तों वो लोग मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो दूसरे कुछ एंजाइम्स है दोस्तों वो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है दोस्तों, जो डाइजेशन प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको इंडिकेट करती है। तो दोस्तों बहुत सारे टाइप के प्रोटीएजेज हो सकते हैं, कलेक्टिवली उनको हम प्रोटीएजेज बोल सकते हैं। वो जो दोस्तों जितना भी प्रोटीन्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है डाइजेस्ट होना बाकी है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तीसरा है दोस्तों लाइपेज, ये दोस्तों फैट के डाइजेशन में काम करते हैं। और एक है दोस्तों न्यूक्लिएजेज, जो न्यूक्लिक एसिड्स है दोस्तों, डीएनए एंड आरएनए, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से लगभग सभी टाइप के एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बारी आती है दोस्तों जो डाइजेशन का अब जो न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब किस तरीके से होता है, तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो दोस्तों जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर पास करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू अवर ब्लड। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आप इस डायग्राम को में जैसे देख पा रहे हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है। इनको दोस्तों हम बोलते हैं विलस, ठीक है दोस्तों। ये सिंगुलर है और ये बहुत सारी विलस को मिला के दोस्तों इसका जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम विलाई। ये विलाई क्या करती है दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको, सरफेस एरिया को मैनीफोल्ड बढ़ा देती है ताकि जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम स्पीड पे, मैक्सिमम फास्ट हो सके, ठीक है दोस्तों। ये जो एक आप विलस देख रहे हैं इसके अंदर दोस्तों ये आप जो रेड एंड ब्लू कलर में जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो दोस्तों जो ये विलाई होती है दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत हाई नंबर में बहुत प्रेजेंट रहती है, और इस तरीके से जैसे यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो फटाफट से अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। विलाई प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया मैनीफोल्ड एंड मेक्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरी फास्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है दोस्तों जो भी फूड हमने अब्जॉर्ब किया है उसको बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए उसको यूटिलाइज करने का जो सिंपली प्रोसेस है दोस्तों हम उसको एसिमिलेशन बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो फूड हमने, आप सभी को जैसे पता है हम फूड किस लिए लेते हैं, हम उसको हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है तो उसको रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, और दोस्तों ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इन सब पर्पज़ के लिए जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको जो यूज़ करने का प्रोसेस है उसको हम दोस्तों एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ इजेशन। इजेशन का मतलब होता है दोस्तों जो फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको जो बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों हम उसको इजेशन बोलते हैं। उसको हम ह्यूमंस के अंदर इजेशन या डेफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, कुछ टाइम के लिए उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर
एनएस के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम डेफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसका क्या रोल रहता है। दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसका डाइजेशन के अंदर क्या रोल है दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्प्शन के बाद जो लिक्विड फॉर्म में जो फूड आया है उसके अंदर दोस्तों वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनको अब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और जो लिक्विड टाइप का जो कंटेंट दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था अब्जॉर्प्शन के बाद, उसको सेमी सॉलिड, जैसा कि आपको पता है फिशेज सेमी सॉलिड होती है, तो जो लिक्विड स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था उसको उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब करके उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो होता है दोस्तों वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दोस्तों बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है दोस्तों, एक अलग तरीके का एक माइक्रोबियल इकोसिस्टम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, एक माइक्रोबायोम एग्जिस्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड का। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे टाइप के विटामिन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत जैसे कि विटामिन के एंड विटामिन बी के जो अलग अलग टाइप्स हैं ये इन बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा सिंथेसिस किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन वो कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दिस इज एन हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।